सचमुच कोई ऐसा है जिसे आप पसंद करते हैं? जू नेनियन ने सावधानी से पूछा। यदि वह सचमुच किसी को पसंद करता है तो वह यह मान लेगी कि वह उससे शादी नहीं करना चाहता। लेकिन चूंकि यह आदमी उसे देखते ही हमेशा कामुक प्रतिक्रिया देता था, भले ही यह नकली सगाई ही क्यों न हो, वह उससे ज़्यादा संपर्क नहीं रखना चाहती थी। जिनयू को कब इस तरह से सतर्क किया गया था? हालांकि उन्हें जू नेनियन के रवैये की परवाह नहीं थी। उन्होंने बस इतना कहा, मैं उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। किसी को पसंद करना असंभव था, क्योंकि जिनयू ने खुद कभी किसी को पसंद नहीं किया था, लेकिन वह उस लड़की के अलावा किसी और से शादी नहीं करेगा। भविष्य में यदि वह उसे पाल ले और वह उससे विवाह करने को तैयार हो, तो वह उसके साथ अच्छा व्यवहार करने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि एक पुरुष होने के नाते यह उसका कर्तव्य है। उसे नहीं पता था कि वह लड़की इस समय कहाँ है। अकेले में उसके बारे में सोचते हुए, अपनी प्रतिष्ठा बर्बाद होने की चिंता से जूझते हुए जिनयू को आत्मग्लानि की तीव्र भावना महसूस हुई। जब उसने कहा कि वह किसी और से नहीं बल्कि उससे ही शादी करेगा, तो जिनयू की आंखों में दृढ़ संकल्प साफ दिखाई दे रहा था। जू नेनियन को अस्थायी रूप से उसकी बातों पर विश्वास हो गया, लेकिन फिर एक प्रश्न उठा। चूंकि आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप पसंद करते हैं, तो क्या आपको डर नहीं है कि अगर आपने मुझसे सगाई कर ली तो वह नाराज हो जाएगी? जू नेनियन की सुंदर बादाम के आकार की आंखों में घूरते हुए जिनयू ने कुछ चिड़चिड़ाहट के साथ अपने बालों को रगड़ा। मैंने उसे अभी तक नहीं पाया है। अगर वह उसे ढूंढ लेती तो आज ये सब परेशानी नहीं होती। जू नेनियन ने स्वतः ही यह समझा कि उसने उस व्यक्ति से संपर्क खो दिया है जिसे वह पसंद करता था। आखिरकार पिछले कुछ वर्षों में नीतियां प्रतिबंधात्मक थीं और अक्सर ज्ञान कार्यकर्ताओं को गांवों में भेजा जाता था। जिनयू जैसे व्यक्ति को भी संभवतः बुद्धिजीवी पसंद होंगे। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह जानवर इतना मोहित हो जाएगा, लेकिन इससे यह तथ्य नहीं बदला कि उनका नेतृत्व उनके निचले हिस्से द्वारा किया गया था। वह अभी भी थोड़ी चिंतित थी। तो फिर तुम वादा करो कि तुम कभी मुझसे प्यार नहीं करोगे या मुझसे शादी नहीं करना चाहोगे? जिनयू ने जू नेनियन को अजीब तरह से देखा। जू जियाओ जियाओ, तुम इतने आत्ममुग्ध क्यों हो? जू नेनियन, उसे कब जू जियाओ जियाओ कहा गया था? लेकिन उसकी आंखों में तिरस्कार देखकर ऐसा लग रहा था कि वह उसके प्यार में नहीं पड़ेगा। जहां तक उसकी पशुवत प्रतिक्रिया का प्रश्न है, तो वह केवल उसके जोरदार रूप के कारण ही हो सकती है, हालांकि उसका मस्तिष्क अभी भी नियंत्रण में था। क्या इन कुछ समय में कोई समस्या नहीं हुई थी? पहली घटना के बारे में शू नेनियन ने कई बार सोचा था। उस समय वह क्रूर आदमी कुछ विक्षिप्त सा लग रहा था, मानो उसे नशा हो गया हो और उसकी चेतना क्षीण हो गई हो। अन्यथा वह उसे पहचानने में असफल नहीं होता। एक सज्जन का बदला 10 साल बाद भी देर से नहीं आता। उस पर बकाया कर्ज तब तक चुकाना होगा जब तक उसके पास उसे चुकाने के साधन न हों। फिलहाल मुख्य कार्य तात्कालिक कठिनाइयों से पार पाना था। अपनी प्रतिष्ठा की परवाह न करना उसके लिए असंभव था, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करने की तुलना में जिससे वह घृणा करती थी, वह अपनी प्रतिष्ठा को बर्बाद करना पसंद करेगी। लेकिन चूंकि इस दरिंदे ने कहा था कि वह उससे शादी नहीं करेगा, इसलिए कोई समस्या नहीं होगी। जू नेनियन ने तुरंत सहमति जताते हुए कहा, ठीक है, चलो एक नकली सगाई करते हैं। जिनयू ने अपनी बाहें उठाईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी सहमत हो जाएगी। वह इस महिला से बहुत समय से परिचित नहीं था, लेकिन उसने उसे कई बार देखा था। जिनयू उसे एक विकृत महिला के अलावा कुछ नहीं समझता था। जिनयू ने अपने होंठ खींचे, उसका चेहरा दर्द से तप रहा था। इस महिला से इतनी बार मिलने के बाद उसे इतनी बार थप्पड़ पड़े कि वह गिन भी नहीं सकता। उसने अपने जीवन में जितने भी थप्पड़ खाए थे, वे सब इसी महिला की बदौलत थे। निश्चित रूप से एक भी सुंदर महिला का न होना अच्छी बात नहीं है। उफ, ये सचमुच दुख देता है। जैसे ही उसने इस पर विचार किया, उसने देखा कि जू नेनियन उसके चेहरे को घूर रहा है। जिनयू सतर्क था। जू जियाओ जियाओ, तुम क्या करने की सोच रहे हो? जू नेनियन गुस्से से भड़कने के कगार पर था। मेरा नाम जू जियाओ जियाओ नहीं है, ये जू नेनियन है। जू नेनियन, जिनयू ने भौहें चढ़ाईं, कितना घटिया नाम है। अब जू नेनियन और भी क्रोधित हो गई। उसके सीने में क्रोध की लहर उमड़ रही थी। इस जानवर में उसे क्रोधित करने की प्रतिभा थी। कई गहरी सांसें लेने के बाद जू नेनियन ने पूछा, तो फिर आपका नाम क्या है? जिनयू, संयम। जू नेनियन का मुंह फड़क उठा। तुम्हारा नाम भी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन तुम्हारी माँ बहुत दूरदर्शी थी। वह जानती थी कि उसका बेटा एक जानवर है, इसलिए उसने उसे ऐसा नाम दिया। जिनयू उसकी आंखों में नज़र को आसानी से समझ सकता था और उसका चेहरा तुरंत कठोर हो गया। जब लोग उसके नाम का गलत अर्थ निकालते थे तो वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता था, और ऐसा प्रतीत हुआ कि सभी ने ऐसा ही किया। जिनयू के स्पष्टीकरण को सुनने के बाद जू नेनियन को पता चला कि जिनयू को उसके साथ आज की ब्लाइंड डेट के बारे में भी पता नहीं था। इसलिए जू नेनियन को भी वू लैन के बारे में अच्छी धारणा नहीं थी। न तो माँ और न ही बेटा अच्छे लोग थे। किस तरह के लोग दूसरों को इस तरह धोखा देते हैं?
भले ही उसका परिवार उच्च पद पर आसीन था और शक्तिशाली था, फिर भी आम लोगों को इस तरह से धमकाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें लगता है कि बिना किसी समर्थन के उसे धमकाना आसान है? चर्चा के बाद वे बैठक कक्ष में लौट आए। यान कुइहुआ ने जल्दी से जू नैनियन से पूछा कि बातचीत कैसी रही। डिंग विहुआ के चेहरे पर उत्सुकता भरी प्रत्याशा थी और डू चुनमिंग बेहद चिंतित था। उन्हें लाभ से वंचित होने और दोनों पक्षों के लोगों को नाराज करने का डर था। वू लैन और भी अधिक चिंतित थी, बार बार अपने बेटे को गुप्त निगाहों से देख रही थी। जिन यू ने बस उसे घूर कर देखा। जू नैनियन ने बोलना शुरू नहीं किया, ऐसे मामलों पर बोलना उनका काम था। वह यान कुइहुआ के पास चुपचाप बैठी रही। जिन यू ने खांसते हुए अपने कॉलर का ऊपरी बटन खोला और जीवन में पहली बार उसे झूठ बोलने में घबराहट महसूस हुई। उसकी इस हरकत के कारण कमरे में मौजूद सभी लोगों ने उसके चेहरे पर उंगलियों के निशान देखे। स्पष्टतः उसे थप्पड़ मारा गया था। ये देखते हुए कि जू नैनियन ही एकमात्र व्यक्ति था जो अभी उसके साथ बाहर गया था, ये स्पष्ट था कि यह किसने किया था। वू लैन को दुख हुआ। डिंग विहुआ ने मन ही मन खुशी मनाई। यान कुइहुआ ने राहत महसूस की, जबकि डू चुनमिंग चिंतित था। जिन यू ने जू नैनियन की ओर देखा और जोर से खांसते हुए कहा, यह मामला खांसी, मैंने निर्णय कर लिया है कॉमरेड जू नैनियन से सगाई करने के लिए। उनका भाषण विरामों से भरा था। जब उसने अपनी बात समाप्त की तो जिन यू के गाल कानों तक लाल हो गए। झूठ बोलना शर्मनाक है। एक वयस्क व्यक्ति के रूप में वह वास्तव में झूठ बोल रहा था। ये सचमुच शर्मनाक था। क्या सगाई? जैसे ही जिन यू ने बोलना समाप्त किया, कमरा एक बार फिर 4 महिलाओं की ऊंची आवाजों से गूंज उठा। बच नहीं सकते 4 बुजुर्ग महिलाओं की जांच के तहत जिन यू ने कठोरता से और यंत्रवत रूप से सिर हिलाया। एक गंभीर प्रयास करते हुए उन्होंने कहा, कॉमरेड जू नैनियन बहुत सुंदर हैं। मैंने उससे शादी करने का फैसला कर लिया है। अपना भाषण समाप्त करने के बाद जिन यू का चेहरा झुलस गया। उससे भी अधिक जलन तब हुई जब जू नैनियन ने उसे पहले मारा था। डिंग विहुआ ने सोचा था कि यह डरावना दिखने वाला आदमी निश्चित रूप से सहमत नहीं होगा, लेकिन उसने इतनी जल्दी बदलाव की उम्मीद नहीं की थी। क्योंकि वह बहुत सुंदर है। वह खुद को रोक नहीं सकी और शू नैनियन की ओर देखा और उसके चमकते चेहरे को देखकर उसके दांतों में खट्टापन महसूस हुआ। वास्तव में वह कुछ ज्यादा ही खूबसूरत थी। बाहरी सुंदरता का क्या फायदा, पुरुष तो सब उथले हैं। डिंग विहुआ की खटास के अलावा अन्य 3 लोग बहुत खुश थे। वू लैन अपने बेटे को धोखा देने के कारण दोषी महसूस कर रही थी, लेकिन अब उसे लगा कि उसने कुछ बिल्कुल सही किया है। यान कुइहुआ जिन यू के व्यवहार से काफी संतुष्ट था और उसने कठोर चेहरे के साथ कहा, चूंकि आपने ये कहा है और चीजें इस बिंदु तक विकसित हो गई हैं, इसलिए अपनी तरफ से एक तारीख चुनें और सगाई तय करने के लिए आएं। ये सुनकर जिन यू ने राहत की एक बड़ी सांस ली। अरे, ये तो युद्ध के मैदान में दुश्मनों का सामना करने से भी अधिक कष्टदायक था। उत्साहित होकर वू लैन ने यान कुइहुआ का हाथ पकड़ लिया। मेरे ससुर, निश्चिंत रहें, हम निश्चित रूप से न्यानियन के साथ अन्याय नहीं करेंगे। हम परसों शादी का प्रस्ताव रखने आएंगे। यान कुइहुआ तब संतुष्ट हुआ। तारांकन। आंगन में एक छोटे से स्टूल पर बैठे हुए जू नैनियन ने 10वीं बार आह भरी। आज हालात इस स्थिति तक कैसे पहुंच गए? काउंटी शहर से लौटने के बाद जू नैनियन ये सोचने से खुद को नहीं रोक सकी कि अगर वह उस घटिया विवाह संबंधी कार्यक्रम में नहीं गई होती तो बेहतर होता। बहन, क्या हुआ? आंगन में मुर्गियों को चारा खिला रहे जू जिचेंग ने उत्सुकता से पूछा जब उसने जू नैनियन की लगातार आहें सुनी। जू नैनियन ने उसकी ओर देखा और गुस्से से कहा, तुम्हारी बहन बड़ी मुसीबत में पड़ गई है। जू जिचेंग, ये सोचकर कि जू नैनियन को किसी कठिन समस्या का सामना करना पड़ा है, इतना चिंतित हो गया कि उसका छोटा सा चेहरा लाल हो गया। तो फिर हम क्या करते हैं? जू जिचेंग को इतना उन्मत्त देखकर जू नैनियन उसे इतना परेशान देखने का साहस न जुटा सकी। उसने उस पर जीभ निकाली। मैं तो बस मजाक कर रही थी, मैं ठीक हूँ। जू जिचेंग ने शू नैनियन को भावशून्य दृष्टि से देखा और उसकी नासमझी के विपरीत जू डोयू, जो जू नैनियन के सामने उकड़ू बैठा था और उसे देख रहा था, बहुत अधिक संवेदनशील था। वह जानता था कि जू नैनियन उसे बताना नहीं चाहती थी और इस बात से वह थोड़ा निराश भी था। उसकी आंखों में निराशा की झलक देखकर जू नैनियन ने खुद को असहाय महसूस किया। तीनों भाई इतने संवेदनशील क्यों थे? उन्होंने निराशा के साथ बताया, मेरे नए कपड़े खराब हो गए और यह मुझे बहुत परेशान कर रहा है। ये सुनकर जू जिचेंग की आंखें अचानक चमक उठीं। ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि नए कपड़े खराब हो गए थे। उसकी बहन को सुंदर दिखना बहुत पसंद था और अगर उसके कपड़े खराब हो जाते तो वह सचमुच बहुत परेशान हो जाती। इससे पहले जू नैनियन ने पूरे परिवार के लिए अच्छी गुणवत्ता वाला नया कपड़ा खरीदा था, लेकिन अभी तक उसे सिलने का मौका नहीं मिला था। हालांकि उन्हें खुश करने के लिए जू नैनियन ने बहुत समय पहले ही उनके कमरों में कपड़ा रख दिया था। पिछले कुछ दिनों से जू जिचेंग नए कपड़े के साथ सो रहा था।
बहन, मैं तुम्हें कपड़े बनाने के लिए अपना कपड़ा देता हूँ, छोटे लड़के ने अनिच्छा से फिर भी दृढ़ता के साथ कहा। जू नेनियन आश्चर्यचकित रह गया और आश्चर्य से जू जिचेंग को देखने लगा। वह जानती थी कि जू जिचेंग को वह नया कपड़ा कितना पसंद है और वह उसे उससे कपड़े बनाने देने को तैयार था। कपड़ों के मुद्दे को एक तरफ रखते हुए जू नेनियन तुरंत भावुक हो गए। ये छोटा भाई बहुत विचारशील था, सचमुच एक हृदयस्पर्शी खजाना, उसका इतना प्यारा छोटा भाई कैसे हो सकता है। जू नेनियन के दिल की उदासी तुरंत दूर हो गई। खैर छोड़ो भी, भले ही वह चिंतित थी, लेकिन इससे इस तथ्य में कोई बदलाव नहीं आएगा कि वह एक बार फिर उस जानवर के साथ उलझ गई थी। किसी ऐसी बात पर चिंता करने से बेहतर है कि खुश रहा जाए जो वैसे भी 1 साल में रद्द हो जाएगी। शायद इसमें 1 साल भी नहीं लगेगा। ये स्थिति बहुत परेशान करने वाली थी और जू नेनियन को व्यंजनों पर विचार करने में कोई रुचि नहीं थी। यान कुइहुआ पहले ही दादी जू और दूसरे चाचा और चाची को इस मामले के बारे में सूचित करने के लिए दौड़ा चला गया था। दादी जू के कुल 3 बच्चे थे, सबसे बड़ा जू दावेई, दूसरा बेटा जू हॉन्ग और सबसे छोटी बेटी जू सान्या। जू दावेई जू नेनियन के पिता थे। चूंकि जू दावेई का परिवार सबसे गरीब था, इसलिए दादी जू हमेशा जू हॉन्ग, जू नेनियन के दूसरे चाचा के साथ रहती थी, जबकि जू सान्या की शादी शहर में किसी से हुई थी और भाई बहनों में उनकी रहने की स्थिति सबसे अच्छी थी। यान कुइहुआ आधे दिन तक वापस नहीं लौटी थी, संभवतः इसलिए क्योंकि वह अपनी चाची को ढूंढने के लिए शहर जाने से पहले इस मामले पर चर्चा करने के लिए दूसरे चाचा के घर गई थी। बात करें तो दूसरे चाचा का घर उनके घर से ज्यादा दूर नहीं था, दोनों एक ही गांव में थे, बस विपरीत छोर पर, एक गांव के आरंभ में और दूसरा गांव के अंत में। उनकी याद में जू नेनियन के दूसरे चाचा विशेष रूप से उनसे स्नेह करते थे। यान कुइहुआ आधा चलते हुए और आधा दौड़ते हुए जू हॉन के घर की ओर दौड़ी और आंगन में प्रवेश करने से पहले ही वह चिल्लाई, माँ मैं यहाँ हूँ, जल्दी करो और दरवाजा खोलो। दादी जू, जो मुख्य कमरे में अपनी दूसरी पोती को डांट रही थी, यान कुइहुआ की आवाज़ सुनकर तुरंत बाहर भागी। यान कुइहुआ का चेहरा उत्साह से लाल देखकर उसने जल्दी से आंगन का गेट खोल दिया। वह तेजी से चलती थी, बिल्कुल भी 60 साल की महिला की तरह नहीं। कुइहुआ, तुम्हें क्या हो गया है? क्या आप ऐसे भाग रहे हैं जैसे आप पुनर्जन्म के लिए दौड़ रहे हों? जैसे ही दादी जू बोली, उनका रूखा स्वभाव स्पष्ट हो गया। यान कुइहुआ ने चिढ़कर जवाब दिया, आप क्या कह रही हैं, माँ? तुम्हारे मुंह से एक भी अच्छा शब्द नहीं निकला। सौभाग्य से यान कुइहुआ अपनी सास की तीखी भाषा की आदी हो गई थी। अंदर आइए, मुझे आपसे कुछ कहना है, यह आपकी प्यारी पोती के बारे में है, यान कुइहुआ ने कहा। कीमती टक्कर जैसे ही दादी जू ने सुना कि यह उनके अनमोल पोते के बारे में है, वह यान कुइहुआ से भी तेज दौड़ी और जल्दी से उसे घर के अंदर खींच लिया। जब जू हॉन की बेटी जू सिसी काम में व्यस्त थी, उसने यान कुइहुआ को अंदर आते देखा और उसका चेहरा उत्साह से चमक उठा। आंटी, आप यहाँ हैं? यान कुइहुआ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के इरादे से अपना हाथ हिलाकर कहा, वहां जाकर खेलो। दादी जू के चेहरे पर भी सख्त भाव थे, बाधा मत डालो। जू सिसी ने तुरंत चुप्पी साध ली। वे दोनों फिर से किसी बात पर चर्चा करने वाले थे और उसकी माँ ने कहा था कि जब भी उसकी चाची और उसकी दादी मिलें, उसे सूचित किया जाना चाहिए। वह ये समझ नहीं पाती थी कि ये वयस्क लोग अपने मामलों को हमेशा इतना गुप्त क्यों रखते हैं। एक बार जब यान कुइहुआ और दादी जू बूढ़ी महिला के कमरे में थे, तो दादी जू ने उत्सुकता से पूछा, कुइहुआ, मुझे जल्दी बताओ, मेरे प्यारे बच्चे को क्या हुआ है? दादी जू के चतुर दिखने के बावजूद जब भी जू नेनियन से संबंधित कोई बात सामने आती, तो बूढ़ी महिला किसी से भी अधिक चिंतित रहती थी। ये जानते हुए कि बूढ़ी महिला अपनी बेटी से कितना प्यार करती है, यान कुइहुआ ने बात को घुमा फिरा कर नहीं कहा, माँ, बेबी नियान ने कल किसी को चुन लिया है और वह लड़का कल शादी का प्रस्ताव रखने आ रहा है। क्या? दादी जू चौंक गईं, उनके होंठ कांप रहे थे। मेरी बेबी नियान की सगाई हो गई है? मुझे कैसे पता नहीं चला? लानत है तुम पर, तुम अपनी माँ से यह बात कैसे छिपा सकते हो? ये कहते हुए बूढ़ी औरत ने यान कुइहुआ की पीठ पर थप्पड़ मारा। मोटी चमड़ी वाले यान कुइहुआ ने कोई आपत्ति नहीं जताई। माँ, पहले मेरी बात सुनो, उत्तेजित मत होइए, क्या वे कल ही तो नहीं मिले थे? मुझे भी नहीं पता था कि यह सब इतनी जल्दी हो जाएगा। बूढ़ी महिला यान कुइहुआ के चरित्र को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। यदि उसने बेबी नियान खजाने को जन्म नहीं दिया होता, तो वह वास्तव में उसे बेत से मारना चाहती थी। ऐसे मामलों के बारे में उन्हें पहले ही बता दिया जाना चाहिए था। लेकिन अब जब ये काम हो चुका था, तो बूढ़ी महिला ने इस बारे में बहस करने की जहमत नहीं उठाई। अब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था आवेदक की शर्तें। तो इस प्रेमी के साथ क्या स्थिति है? दादी जू सीधे मुद्दे पर आ गईं। जिन्यू की योग्यताएं दोष से परे थीं, इस तथ्य को छोड़कर कि उसने उसकी बेटी को परेशान किया था, यान कुइहुआ उससे बेहद संतुष्ट थी। इसके अलावा वापस आते समय उनकी बेटी ने भी उस समय हुई गलतफहमी को स्पष्ट कर दिया था।
यान कुइहुआ को जिन्यू के बारे में केवल एक ही शिकायत थी, जो जू नैनियन के एक शब्द के बाद हल हो गई, जिससे उसे बहुत राहत महसूस हुई। जब बूढ़ी महिला ने पूछा तो यान कुइहुआ कान से कान तक मुस्कुराया, अपनी खुशी को रोक नहीं सका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसने दादी जू को जिन्यू की पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में सब कुछ बताया। ये सुनकर दादी जू बहुत खुश हुई। क्या ये सचमुच इतना अच्छा है? सच में, मैं खुद भी देखने के लिए उनके घर गया हूँ। माँ, मैं अभी विस्तार में नहीं जाऊँगा। जब होंग और उसकी पत्नी वापस आ जाएं तो उन्हें बताना याद रखना, और मुझे अपनी छोटी बहन को ये बात बताने के लिए शहर जाना है। आप सभी को कल सुबह जल्दी आना चाहिए। दादी जू के मन में अभी भी कई सवाल थे, लेकिन ये खबर तीसरी बहन तक पहुंचाना जरूरी था। उसकी भतीजी की सगाई हो रही थी और चाची होने के नाते वह कैसे वहां उपस्थित नहीं हो सकती थी। इस प्रकार दादी जू ने उसे रोका नहीं और उसे जाने देने से पहले वह यान कुइहुआ को 2 मकई के केक देना नहीं भूली। इन्हें मेरे खजाने के खाने के लिए वापस ले जाओ। बिना एक शब्द कहे यान कुइहुआ ने मकई के केक उठाए और शहर की ओर चल पड़ी। एक केक को चबाते हुए सोच रही थी कि उसकी बेटी अब ऐसी मोटी चीजें नहीं खा सकती। उसने निश्चय किया कि वह अपनी बेटी से कुछ कद्दू के केक बाद में उस बूढ़ी महिला के लिए भिजवाएगी। उनका स्वाद बहुत अच्छा था और वह चाहती थी कि बूढ़ी महिला भी उसकी प्यारी पोती के हाथ के बने पकवान का स्वाद चखें। जैसे ही यान कुइहुआ ने शू इरहोन के घर से कदम रखा, शू सिसी अपनी माँ लियू गुइमी को ये बताने के लिए खेतों की ओर भागी कि यान कुइहुआ मिलने आया है। जैसे ही लियू गुइमेई ने यह सुना, उसने तुरंत अपनी कुदाल नीचे फेंक दी और जल्दी से घर की ओर चल पड़ी। उसे भागते देख, इस डर से कि कहीं वह कोई समाचार न सुन ले, जू अहोंग ने भी अपनी कुदाल छोड़ दी और उसके पीछे भागा। कारण लियू गुइमी और जू अहोंग एक के बाद एक पहुंचे और इस समय बूढ़ी महिला जू सिसी को डांट रही थी। तुम बदतमीज लड़की हो, क्या तुम सोच रही हो कि तुम्हारे पंख हो गए हैं? जब मैंने तुम्हें कपड़े धोने को कहा था तो तुम कहाँ भाग गई थी? और मुझे हड्डियों के एक पुराने थैले को ये काम स्वयं करने दो, देखो तुम क्या करने में सक्षम हो। जब बूढ़ी महिला ने जू सिसी को डांटा तो उसने अपनी उंगली से उसके सिर पर प्रहार किया। तुम्हें याद क्यों नहीं है? क्या कुत्तों ने इसे खा लिया या क्या? जू सिसी को अपनी दादी से डांट खाने की आदत हो गई थी और वह इसे एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी। बूढ़ी महिला की बातें सुनकर वह बस सिर हिलाती रही। मुझे पता है दादी, छेड़ना बंद करो, तुम मेरे सिर पर चोट कर दोगी। बूढ़ी महिला उसके लापरवाह रवैये से और भी अधिक नाराज हो गई। तो तुम सोचती हो कि तुम अधिक चतुर हो, है ना? हाँ हाँ, आपकी नज़र में केवल सिस्टर नैनियन ही बुद्धिमान है। जू सिसी ने अपनी आंखें घुमाईं। बुढ़िया ने तुरंत कहा, क्या ये सच नहीं है? एक क्षण में जू सिसी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे तीर लग गया हो। उसके हृदय में एक ठंडी अनुभूति हुई। उसकी दादी बहुत ही रूखी थीं। बूढ़ी महिला अभी भी उसे उपदेश देने की सोच ही रही थी कि लियू गुइमेई बोल पड़ी, माँ, क्या मेरी भाभी अभी अभी आई थी? जू इरहोंग उसके पीछे पीछे आया। बूढ़ी महिला ने लियू गुइमेई को एक नज़र देखा, उसकी पलकें झुक गईं और व्यंग्यात्मक रूप से कहा, आपकी नाक किसी और की तुलना में तेज है ना? लियू गुइमेई को उपहास से कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि वह इसकी आदी हो चुकी थी। जिस तरह यान कुइहुआ को इस बात की आदत हो गई थी कि बूढ़ी महिला उसके बारे में कभी कुछ अच्छा नहीं कहती थी, उसी तरह लियू गुइमेई को भी बूढ़ी महिला की कभी कभार व्यंग्यात्मक टिप्पणियों की आदत हो गई थी। जैसा कि कृतघ्न पुत्र जू अहोंग कहता था, इसे ऐसे समझो जैसे मेरी माँ पाद रही है। इससे बदबू आ सकती है लेकिन इससे किसी की मौत नहीं होगी। जब से शू अहोंग ने ये शब्द कहे, लियू गुइमेई को एक आभास हुआ और उसने फिर कभी उस बूढ़ी महिला के साथ कोई मुद्दा नहीं उठाया, क्योंकि अपनी दुष्टवाणी और कठोर शब्दों के अलावा उस वृद्ध महिला में कोई दुर्भावना नहीं थी। जब उसने पहली बार अपनी सबसे बड़ी बेटी सीसी को जन्म दिया और वह लड़की निकली, तो यद्यपि उस बूढ़ी महिला ने शिकायत की कि उसने घाटे में चलने वाली वस्तु को जन्म दिया है, फिर भी उसने घर की सभी स्वादिष्ट चीजें अपने मुंह में ठूंस लीं। कारावास के दौरान वृद्ध महिला ने भी उससे कोई काम नहीं करवाया। वह किसी कारण से जल्दी से वापस आई थी। अपनी नंद के गुस्से और सास के स्वभाव के कारण दोनों मिलकर हमेशा ही बहुत सारी परेशानियां खड़ी करने में सक्षम रहती थीं। इसीलिए वह वापस भागी। वह जल्दी से बुढ़िया को कमरे में ले आए और बुढ़िया उससे खुश नहीं हुई और उस पर बड़बड़ाने लगी, छोड़ दो, तुम क्या कर रही हो? जू अहोंग को भी इस बात की जिज्ञासा थी कि उसकी पत्नी अचानक घर क्यों भाग आए। बिना कुछ छिपाए लियू गुइमेई ने सीधे पूछा, माँ, मेरी भाभी यहाँ किस लिए आ रही थी? जब जू अहोंग को पता चला कि यान कुइहुआ उनके घर आया था, तो उसने भी उत्सुकता से बूढ़ी महिला की ओर देखा। बूढ़ी महिला ने उन दोनों को झुंझलाहट से देखा, लेकिन अपनी लाडली पोती के साथ हुई घटना को याद करके उसकी भौहें खुशी से तन गईं। फिर भी, हालांकि बूढ़ी महिला स्पष्ट रूप से बहुत खुश थी, उसने जानबूझकर एक गंभीर चेहरा बनाए रखा। उदासीनता का नाटक करते हुए उसने कहा, यह क्या हो सकता है? क्या ये सिर्फ इतना नहीं है कि नैनियन किसी के प्रस्ताव से सहमत हो गया?
उसकी माँ मुझे सूचित करने आई थी ताकि हम कल कार्यक्रम में नैनियन का समर्थन कर सकें। जू परिवार में शादी करने के बाद से लियू बुइमी को बूढ़ी महिला की तीखी जुबान के अलावा कोई और गलत काम नहीं सहना पड़ा था, और वह जू परिवार के सबसे बड़े भाई की सबसे बड़ी बेटी के प्रति बूढ़ी महिला के स्नेह से अवगत थी। लेकिन परिवार में किसी भी व्यक्ति को यह नहीं लगा कि वृद्ध महिला के पक्षपात में कुछ भी गलत था, क्योंकि जू नैनियन मृतक ओल्ड मास्टर जू दावेई और उसके भाई बहनों के पिता और बूढ़ी महिला के दिवंगत पति से काफ़ी मिलता जुलता था। वह ऐसी दिखती थी जैसे वह भी उसी के जैसे ही सांचे में ढली हो। जब जू दावेई और उसके भाई बहन बहुत छोटे थे तब उसकी मृत्यु हो गई थी। बीमारी के कारण वे अचानक चले गए थे। परिवार में हलचल बूढ़ी महिला जू को ये कहते हुए सुनकर कि जू नैनियन की सगाई होने वाली है, लियू बुइमी और जू अहोंग ने एक साथ आश्चर्य से कहा, ये कब हुआ? बूढ़ी महिला जू को भी जब पहली बार यह समाचार मिला था तो वह भी बहुत हैरान हुई थी, लेकिन अब जब उसने देखा कि जू अहोंग और उसकी पत्नी कितने हैरान थे तो वह तुरंत घृणा से भर गई। अपनी आवाज़ धीमी रखो, उसने झल्लाकर कहा। तुम लोग ऐसे व्यवहार कर रहे हो जैसे कि तुम लोग चरवाहों का एक समूह हो जिन्होंने कभी चिड़िया का अंडा नहीं देखा। हमारी नैनियन नामात्र की उम्र में ही 17 वर्ष की हो चुकी है। अब समय आ गया है कि उसकी सगाई कर दी जाए। वास्तव में बूढ़ी महिला जू भी यान कुइहुआ से नाराज थी कि उसने उसे पहले सूचित नहीं किया, लेकिन यान कुइहुआ बहुत जल्दी भाग गई थी। वह भी जू सान्या को सूचित करने के लिए, उसे अपनी कुंठाओं को व्यक्त करने का मौका ही नहीं मिला था। जू अहोंग और उसकी पत्नी पर अपनी चिढ़ निकालने से उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। होश में आते हुए लियू बुइमी ने कहा, न्यानियन वास्तव में सगाई करने की उम्र में है। दूसरी ओर जू अहोंग कुछ हद तक अनिच्छुक थे। हमारा नैनियन केवल 17 वर्ष का है, जल्दी क्या है? तुम एक आदमी क्या समझोगे? बूढ़ी औरत जू अहोंग के अज्ञानता भरे शब्दों को सुनकर उसके चेहरे पर डंडे से वार करने को हुई। जू सिसी ने असहाय होकर अपनी आंखें घुमाईं। क्या वे भूल गए थे कि वह वहां थी? खुद को पूरी तरह से उपेक्षित पाकर जू सिसी ने सोने के लिए अपने कमरे में वापस जाने का फैसला किया। जब यान कुइहुआ शहर पहुंचा तो जू सान्या ने बिना कुछ कहे अपना सामान पैक किया और यान कुइहुआ के पीछे पीछे किंगशान गांव की ओर चल दी। पूरे रास्ते वह इस बात को लेकर चिंतित रही कि क्या उसकी प्यारी भतीजी को कोई योग्य व्यक्ति मिल पाएगा। वृद्ध महिला जू अपनी युवावस्था में सुंदरता पर मोहित हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि उसके दिवंगत पति का तब तक पीछा किया गया था जब तक कि वह उसके द्वारा पकड़ी नहीं गई। बूढ़ा मास्टर जू बहुत सुंदर था और वह बूढ़ी महिला जू से बहुत प्रेम करता था। जब उनकी मृत्यु हुई तब तक वह बहुत दुखी रही जब तक कि शू नैनियन का जन्म नहीं हो गया। इस अद्भुत समानता के कारण बूढ़ी महिला जू नैनियन को एक अनमोल रत्न की तरह मानती थी, और जू नैनियन के भाई बहनों पर इसका ऐसा प्रभाव था कि वे उस पर अत्यधिक स्नेह करते थे। जू नैनियन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी त्वचा सिहर उठी जब उसने देखा कि उसकी युवा चाची उसे गौर से देख रही है। वह उसे ऐसे क्यों देख रही थी? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे पता चल गया हो कि वह वास्तव में जू नैनियन नहीं थी? उसकी याद में युवा चाची हमेशा जू नैनियन के प्रति अत्यंत दयालु थीं। जैसे ही जू नैनियन को अधिक तनाव महसूस हुआ, जू सान्या ने अचानक यान कुइहुआ की ओर मुड़कर पूछा, भाभी, नैनियन पहले से भी अधिक सुंदर क्यों लग रही है? यान कुइहुआ को दूसरों से अपनी बेटी की सुंदरता की प्रशंसा सुनना बहुत अच्छा लगता था। अपनी भतीजी की बात सुनकर वह मुस्कुराए और बोली, वह मेरी बेटी है, वह सुंदर कैसे नहीं हो सकती? जू सान्या ने बिना कुछ कहे अपनी आंखें घुमाईं। इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? ऐसा इसलिए है क्योंकि नैनियन के पास एक अच्छे दादा हैं। फिर वह जू नैनियन के सिर पर थपथपाती रही, हमारा नैनियन बहुत सुंदर है। यान कुइहुआ अपनी बेटी की पाककला कौशल को दूसरों के सामने प्रदर्शित करना चाहती थी ताकि वे देख सकें कि उसकी बेटी कितनी मूल्यवान है। आमतौर पर जब भी जू नैनियन कुछ बनाती थी तो उसकी माँ उसे लेकर चिढ़ती थी, लेकिन अब उसने वास्तव में जू नैनियन को जू सान्या के लिए लियुएसू बनाने दिया। चूंकि जिन्यू का परिवार अगले दिन सगाई को अंतिम रूप देने के लिए आने वाला था और बहुत सारे लोगों के आने की उम्मीद थी, इसलिए जू नैनियन ने बड़ी मात्रा में लियुएसू बनाने का फैसला किया। जब जू सान्या ने जू नैनियन द्वारा तैयार लियुएसू को चखा तो वह अपना मुंह बंद नहीं कर सकी और बोली कि वे कितने स्वादिष्ट थे और उन्होंने इससे पहले कभी इतना अच्छा कुछ नहीं चखा था। पेट भर खाना खाने के बाद जू सान्या लगातार जू नैनियन की प्रशंसा करती रही। अगले दिन जू नैनियन के बिस्तर से उठने से पहले ही बाहर के शोर से उसकी नींद खुल गई और यहाँ तक कि जू डोयू भी इससे जाग गया। छोटे बच्चे ने अपनी आंखें रगड़ी। उसकी आवाज़ नर्म और चिपचिपी थी, बहन, बाहर क्या हो रहा है? कुछ नहीं, तुम बस वापस सो जाओ। जू डोयू को वापस सोने के लिए मनाने के बाद जू नैनियन ने कपड़े पहने और बाहर चला गया। उस समय तक बूढ़ी महिला जू और जू अहोंग और उनकी पत्नी पहले ही आ चुके थे और यहाँ तक कि जू सिसी और जू दो भी वहाँ थे। जू जिकियांग और जू जिचेंग भी उपस्थित थे। पूरा परिवार घर को साफ करने में व्यस्त था। जू नैनियन ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर ली, इतना बड़ा उपद्रव।
सगाई एक, क्या ये सिर्फ सगाई नहीं है? इसे इतना भव्य क्यों बनाया जाए? यान कुइहुआ को यह नहीं पता था कि जू नैनियन की पारिवारिक पृष्ठभूमि पहले से ही घर में सभी के साथ साझा की गई थी। वृद्ध महिला का मानना था कि 3 पीढ़ियों से किसान होना सम्मानजनक बात है, लेकिन उनकी स्थिति अन्य परिवारों से तुलना योग्य नहीं है। भले ही घर जर्जर था, फिर भी लोगों की नज़रों में नीचा दिखने से बचने के लिए उसे साफ सुथरा और सुंदर बनाना पड़ा। जब यान कुइहुआ मेज पहुंच रही थी, उसने जू नैनियन को देखा और जल्दी से कहा, बेबी नैनियन जाग गई है, जल्दी से रसोई में जाकर खाना खाओ, यहाँ मत रहो, ये बहुत गंदा है। उस दिन सुबह सुबह ही बुढ़िया पूरे परिवार को लेकर आई थी। अतीत में उस बूढ़ी महिला की दयालुता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए यान कुइहुआ ने सफ़ेद चावल का भोजन पकाया, हालांकि उसे इसकी कीमत पर अफसोस हुआ। सफ़ेद चावल को देखकर, चाहे वह बूढ़ी महिला हो या जू सान्या या जू अहोंग और उसकी पत्नी, वे सभी आश्चर्यचकित हो गए। जू सान्या ने अपनी स्पष्टवादी भाषा में कहा, बड़ी बहन, क्या तुमने किसी का चावल चुराया है? यान कुइहुआ इस टिप्पणी से इतनी क्रोधित हुई कि उसने अपनी युवा चाची के चेहरे पर अपना जूता फेंक दिया। फिर उसने उन्हें जू नैनियन द्वारा अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने और पैसा कमाने के बारे में बताया। हालांकि यान कुइहुआ ने यह नहीं बताया कि कितनी कमाई हुई, केवल इतना कहा कि यह लगभग 10 युआन प्रतिदिन था। इससे पूरा परिवार काफ़ी समय तक सदमे में रहा। सदमे के बाद परिवार ने इसे हल्के में लिया और एक पल के लिए भी जू नैनियन पर संदेह नहीं किया, खासकर तब जब यान कुइहुआ ने कहा था कि गांव के कार्यकर्ताओं ने इसे प्रोत्साहित किया था। बूढ़ी महिला की आंखें मुस्कुराहट से भर आईं। मैं हमेशा से जानती थी कि हमारी बच्ची नियान अपने दादाजी की तरह ही बुद्धिमान और सक्षम है। जू अहोंग और जू सान्या ने कहा, हमारे पिता वाकई कुछ खास हैं। जू दावेई ने उन दोनों को थप्पड़ मारा, जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने जल्दी से अपनी पीठ ढक ली। जू दावेई ने चिढ़कर कहा, तुम दोनों मूर्ख क्या बात कर रहे हो? अपनी गलती का एहसास होने पर दोनों केवल शर्म से मुस्कुरा सके। लियू गुइमी को असहाय महसूस हुआ। इस पूरे परिवार को जू नैनियन नामक जहर दिया गया था। लेकिन बड़ों के लिए नैनियन हमेशा से ही अच्छा व्यवहार करती थी और लियू गुइमी भी अपनी भतीजी को बहुत पसंद करती थी। संक्षेप में, परिवार की नज़र में एक अटूट विश्वास था, जू नैनियन ने जो भी किया वह सही था, और जब तक वह ऐसा करने को तैयार थी तब तक ये प्रभावशाली होना ही था। इस बारे में बात करते हुए जू नैनियन वास्तव में खाना खाने के लिए रसोई में नहीं गई थी जब यान कुइहुआ ने उसे बुलाया था। हाथ में कपड़ा लेकर जू नैनियन ने भी पोंछने में मदद की। यान कुइहुआ उसे रोक नहीं सका और तुरंत गला रूंध गया। केवल बेबी नियान ही अपनी माँ, तुम्हारे उन 3 भाइयों का ख्याल रखना जानती है। माँ माँ माँ, बस इतना ही काफ़ी है, बाकी कहने की ज़रूरत नहीं है। उसे फिर से शिकायत करते हुए सुनकर जू नैनियन ने जल्दी से उसकी बात काट दी। मेज पहुंचने के लिए नीचे झुकते हुए बिना अधिक बल लगाए वृद्ध महिला अपनी जान बचाने के लिए मानो चीखती हुई दौड़ी और उसके हाथ से कपड़ा छीन लिया। उसने यान कुइहुआ को डांटा, तुम नीच चीज़ हो, तुम बेबी नियान को ऐसी गंदी चीज़ें कैसे छूने दे सकते हो? बेटियों का सम्मान करना चाहिए, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? जू नैनियन ने स्पष्टीकरण देना चाहा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, यान कुइहुआ ने तुरंत अपनी गलती स्वीकार कर ली। माँ, मैं गलत थी। जू नैनियन। जू सिसी दरवाजे की चौखट साफ कर रही थी और जब उसने बूढ़ी महिला की बातें सुनी तो उसकी आंखें चमक उठीं। दादी, क्या इसका मतलब है कि मैं भी गंदा काम करना बंद कर सकती हूँ? बूढ़ी औरत ने उसकी ओर देखा। जाओ, तुम हर चीज़ में हिस्सा लेना चाहती हो, है ना? मैं तुम्हारी बहन को गंदा काम नहीं करने देता क्योंकि वह तुम्हारे दादाजी से ज़्यादा गोरी है। अपनी ओर देखो, तुम कोयले के समान काले हो, तुम गंदे काम के लिए बने हो, साफ सुथरे काम करने की तुम्हारी बारी नहीं है। जू सिसी तो वह अनमोल बेटी नहीं थी। उसकी यादों में जू नैनियन और जू सिसी न तो करीब थे और न ही दूर, क्योंकि मूल मालिक को लगता था कि जू सिसी बहुत काली है और उसके साथ देखा जाना उसके लिए नीची बात थी। लेकिन जू नैनियन वास्तव में सोचते थे कि जू सिसी काफ़ी अच्छी और सीधी सादी स्वभाव की थीं, और वह देखने में भी बुरी नहीं थी, बस थोड़ी सांवली थी। कोई भी काम करने में असमर्थ, जू नैनियन बस रसोई में चले गए, लियुएसु को गर्म करने की योजना बना रहे थे, लेकिन उन्होंने पाया कि रात भर छोड़ दिए जाने के बाद लियुएसु का स्वाद और भी बेहतर हो गया। ठंडा होने के बाद सुगंध खत्म नहीं हुई बल्कि और भी तीव्र हो गई। उसने सोचा कि उसे जल्दी करना चाहिए और इन विविध मामलों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ली किंगशुई के स्थान पर सामान लगभग बिक गया होगा। उसने उसे सप्ताह में 2 से 3 बार सामान उपलब्ध कराने का वादा किया था। कुछ ही देर में बाहर से जीवंत आवाज़ें आने लगीं और जू नैनियन देखने के लिए जल्दी से बाहर आया। पता चला कि जिनयू और वुलैन आ चुके थे और उनके अलावा वहाँ एक लंबा मध्यम आयु वर्ग का आदमी भी था, साथ ही दिंग विहुआ का चचेरा भाई डू चुनमिंग भी था। जिनयू की शक्ल उस आदमी से लगभग 60% मिलती जुलती थी और उस आदमी की समान आभा के साथ जू नैनियन के लिए यह पहचानना मुश्किल था कि वह कौन था।
आज जिन यू ने अधिक औपचारिक कपड़े पहने हुए थे, एक सफ़ेद लिनन शर्ट और एक जोड़ी काली पतलून। उनका शरीर अच्छा था, एक साधारण शर्ट थी, लेकिन वह किसी तरह इसे पहनने में कामयाब रहे जैसे कि यह एक उच्च स्तरीय वस्तु हो जिसकी कीमत भविष्य में हजारों में होगी। बाहर इतनी चहल पहल इसलिए थी क्योंकि जिन परिवार कार से आया था। उन दिनों जो लोग गाड़ी चला सकते थे वे बहुत अमीर और शक्तिशाली लोग थे। गांव में बहुत से लोगों ने कभी कार नहीं देखी थी, और जिन यू को गांव में कार चलाते हुए देखकर जो लोग उसे देख रहे थे वे जिज्ञासावश उसके पीछे चले गए। डिंग विहुआ भी उत्साह देखने के लिए दौड़ा। जू परिवार के गेट के सामने खड़ी कार को देखकर गांव वाले अंदाजा लगा रहे थे कि जू परिवार ने इतने धनी परिवार से कब संबंध स्थापित कर लिए। लोगों को और अधिक ईर्ष्या इस बात से हुई कि हर कोई अपने हाथों में चीज़ों का एक बड़ा ढेर लेकर आया था। माल्ट एक्सट्रैक्ट, उच्च ग्लूटेन आटा, ब्राउन शुगर, कुछ बढ़िया तंबाकू और शराब, साथ ही आधा सुअर। डिंग विहुआ के स्पष्टीकरण से ग्रामीणों को समझ में आ गया कि यह जू परिवार के लिए सगाई का उपहार था। सगाई के लिए इतनी बड़ी राशि का दान सचमुच गांव में अभूतपूर्व था। सामान्य परिवार सगाई के लिए लगभग 10 अंडे, लगभग 20 पाउंड मक्का तथा आधा पाउंड या 1 या 2 पाउंड सुअर का मांस लाते थे। यह आधा सुअर था और इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि यह एक बड़ा सुअर है जिसे 1 वर्ष से अधिक समय से पाला गया है, और इसका वजन शायद 200 पाउंड से अधिक था। गांव में कई लोग ईर्ष्यालु थे, विशेष रूप से आंटी वांग जो शू नेनियन के घर के सबसे नज़दीक रहती थीं। इतना सारा सुअर का मांस, इसे खाने में कितना समय लगेगा? हर भोजन में मांस होने के बारे में सोचकर ही वांग आंटी को बहुत ईर्ष्या होने लगी, और वे अविवाहित लड़कियां जिन्यू के सुंदर चेहरे को देखकर एक के बाद एक शर्मा गईं। इतने सारे लोगों द्वारा देखे जाने के बावजूद जिन्यू घबराया हुआ नहीं था और अपना सामान संभालते हुए सीधे जू के घर में चला गया। पूरे रास्ते जिन्यू गाड़ी चला रहा था और उसने मैचमेकर डू चुनमिंग से भी नहीं पूछा और सीधे जू परिवार का घर ढूंढ लिया। इससे वू लैन को लगा कि जब उसके बेटे ने कहा कि वह उस लड़की से शादी करना चाहता है तो उसका मतलब जू नेनियन से था। वह अपने द्वारा लिए गए निर्णय से और भी अधिक संतुष्ट थी। जैसे ही जिन्यू अंदर आया उसने जू नेनियन को देखा, उसकी पलकें झपक गईं और उसने उसे सिर से पैर तक देखा। जू नेनियन ने अभी भी कल वाली गुलाबी रंग की पोशाक पहनी हुई थी और उसका टॉप उसकी युवा चाची द्वारा लाई गई एक सफ़ेद शर्ट थी। उसके बाल बहुत लंबे थे, इसलिए जू नेनियन ने उन्हें एक तरफ फेंक दिया और एक मुलायम घुमावदार चोटी बना ली। अपनी बर्फ सी सफ़ेद त्वचा और सुंदर रूप के साथ इस तरह से कपड़े पहने हुए वह एक परी जैसी सुंदर लड़की थी जिसकी आभा शुद्ध और प्यारी थी। फिर भी जब जिन्यू ने उसकी पानीदार खुबानी जैसी आंखों को देखा तो उसे उसके बारे में एक मोहक हवा महसूस हुई। वह अपनी जीभ चटकाए बिना नहीं रह सका, उसे अपने दांतों के अंदर घुमाते हुए बोला, माफ़ करना। जू नेनियन कुछ हद तक चेहरे की पारखी थी। जिन्यू को इतने अच्छे से तैयार होते देख वह कुछ देर तक उसे घूरे बिना नहीं रह सकी। यह उसकी कष्टप्रद आवाज़ थी जिसने उसे वास्तविकता में वापस ला दिया। जल्दी से वह एक तरफ हट गई ताकि जिन्यू अपने हाथों में रखी चीज़ों को मेज पर रख सके। सामान्यतः सगाई के दौरान बातचीत शुरू करना मैचमेकर का काम होता था। जू परिवार का मुख्य कमरा थोड़ा छोटा था, जिसके बीच में 2 मेजें थीं, जिनमें से एक उसके दूसरे चाचा अपने घर से लाए थे। सगाई टोकन का आदान प्रदान, दोनों परिवार मेज पर बैठ गए और सगाई तय करने के महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करने लगे। जू नेनियन और जिन्यू, 2 नायक, एक तरफ खड़े थे। अधिक सटीक रूप से कहें तो दोनों पक्षों के बुजुर्ग उन्हें विदा करना चाहते थे, क्योंकि दुल्हन की कीमत और विभिन्न अनुष्ठानों पर चर्चा चल रही थी, जिससे युवा जोड़े के लिए उपस्थित रहना असुविधाजनक हो गया था। किसी के घर में आए मेहमान को सम्मान मिलना चाहिए, विशेषकर इसलिए क्योंकि वे शीघ्र ही विवाह के बंधन में बंधने वाले हैं। यान कुइहुआ ने जल्दी से जू नेनियन को इकट्ठा किया और उसके द्वारा बनाए गए स्वादिष्ट लियुएसू को रसोई से बाहर ले गई। यद्यपि जू नेनियन को जिन्यू और उसकी मां से विशेष लगाव नहीं था, फिर भी वह उचित शिष्टाचार नहीं छोड़ेगी। यान कुइहुआ की बातें सुनकर उसने तुरंत रसोई में तैयार किया हुआ लियुएसू निकाला। जैसे ही उसने इसे बाहर निकाला उसकी समृद्ध सुगंध भी हवा में फैल गई। वू लैन को ये गंध निश्चित रूप से याद थी। उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। जू न्यानियान ने लियुएसू को मेज पर रखा। जू परिवार के रिश्तेदारों ने सुबह ही इसे चख लिया था, इसलिए उन्हें पता था कि यह कितना स्वादिष्ट है और वे काफ़ी उदासीन दिखे। लेकिन जिन्यू परिवार के लोगों के लिए यह अलग था। वे उत्सुकता से सुनहरे केक को देख रहे थे। यान कुइहुआ ने संतोष के साथ उनके भावों को देखा। वह स्पष्ट रूप से गर्वित थी, लेकिन विनम्र होने का दिखावा करते हुए उसने आमंत्रित किया, कृपया स्वाद लें प्रिय रिश्तेदारों। ये नेनियन का एक छोटा सा प्रतीक है, कृपया इससे काम चला लें। इस लड़की को अपने खाली समय में ऐसी चीज़ें बनाना पसंद है। मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ वू लैन ने एक चीज़ उठाई, ये सोचकर कि शायद यह उसकी जानी पहचानी खुशबू होगी। तो वू लैन ने एक काट लिया।
तुरंत ही वह परिचित स्वादिष्ट स्वाद उसके मुंह में भर गया। अंदर की समृद्ध और नर्म भराए आसानी से बहने लगी और बाहरी परत अंदर से कुरकुरी और कोमल थी। ये बिल्कुल वही लियुएसू था जो उसने पहले खाया था। नहीं, ये सही नहीं है। ये किसी भी लियुएसू से कई गुना अधिक स्वादिष्ट था जो उसने पहले खाया था। इसके समृद्ध स्वाद ने वू लैन को अपनी जीभ को भी निगलने पर मजबूर कर दिया। स्वादिष्ट, अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट। वू लैन ने जब इसे खाया तो इसका स्वाद इतना उत्तम था कि अब तक वह अपनी आंखें बंद करके इसका स्वाद ले रही थी। उसके अतिरंजित प्रदर्शन को देखकर डू चुनमिंग और जिन नंदोंग दोनों आश्चर्यचकित थे। क्या ये सचमुच इतना स्वादिष्ट हो सकता है? इस विचार के साथ उन दोनों ने भी गंभीर बातों को एक तरफ रख दिया और प्रत्येक ने चखने के लिए एक एक टुकड़ा उठा लिया। जैसे ही उन्होंने एक निवाला खाया, उनके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। डू चुनमिंग ने और तेजी से चबाया, जबकि जिन नांदोंग ने शांति से दूसरा टुकड़ा ले लिया। वू लैन भी पीछे नहीं रहना चाहती थी और उसने तुरंत और अधिक की मांग की। तीनों ने तुरंत पेस्ट्री के लिए प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी। जिनयू उनके पीछे खड़ा था और उनके अशिष्ट व्यवहार को ठंडे पसीने से तरबतर देख रहा था। वह और जू नैनियन अपने माता पिता के पीछे खड़े थे। जिनयू ने अपनी भौहें चढ़ाईं और जू नैनियन की ओर देखा, तभी उसकी मुस्कुराती हुई आंखें दिखाई दीं। जब वह मुस्कुराती थी तो वह बहुत सुंदर लगती थी। उसकी आंखें अर्धचंद्राकार हो जाती थीं तथा चेहरे पर आनंद का भाव लिए वह विनम्रता से खड़ी होती थी। जू नैनियन को यह देखकर विशेष रूप से अच्छा लगता था कि अन्य लोग उसके द्वारा बनाई गई चीज़ों का आनंद ले रहे हैं। इससे उसे संतुष्टि का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उसे जरूरत महसूस हो रही हो। वह दूसरों को गौर से देखती थी, उसकी आंखें साफ और चमकती थीं। वह इतनी केंद्रित थी कि उसने ये भी नहीं देखा कि जिनयू उसे घूर रहा था। यहाँ पर वू लैन और अन्य दो ने अंततः प्लेट पर लियुएसू को समाप्त कर दिया। 3 हाथ एक साथ खाली डिश की ओर बढ़ रहे थे। जब उन्हें एहसास हुआ कि प्लेट खाली है तो उन्होंने अजीब तरीके से अपने हाथ पीछे खींच लिए। ऐसा लग रहा था कि वे असली मुद्दे को भूल गए हैं। फिर भी वू लैन अनजान सी यान कुइहुआ से उत्साह से पूछती रही, सास, आपने कहा था कि आपने ये कहाँ से खरीदे हैं? वू लैन को काफ़ी भूख लगी थी और इस समय उसे अपनी इज्जत बचाने की जरा भी परवाह नहीं थी। उसने कुछ दिन पहले सुबह के बाजार से कुछ लियुएसू खरीदे थे और तब से वह उनके बारे में सोच रही थी। हालांकि जब वह दोबारा बाजार गई तो जो लड़की उन्हें बेच रही थी वह वहां नहीं थी। रहस्यमयी बूढ़ी औरत यान कुइहुआ ने झुंझलाहट के साथ कहा, खरीदे जाने से आपका क्या मतलब है? ये हमारे नैनियन द्वारा बनाया गया है। नैनियन ने इसे स्वयं बनाया है। वू लैन ने अविश्वास और विस्मय से जू नैनियन को देखा। उसकी चमकदार, खुबानी के आकार की आंखों से मिलते ही अचानक एक चिंगारी चमक उठी, जिससे उसे कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण बात का एहसास हुआ। हे भगवान, नैनियन वह छोटी लड़की थी जो उस समय सुबह के बाजार में पैनकेक बेचती थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब उसने पहली बार नैनियन को देखा तो उसे वे आंखें परिचित लगीं। ये जानकर कि ये सभी चीज़ें जू नैनियन द्वारा बनाई गई थीं, वू लैन उससे बेहद खुश हुई। यहाँ तक कि डू चुनमिंग और जिन हाई ने भी जू नैनियन को आश्चर्य से देखा। वह अविश्वसनीय रूप से कुशल और निपुण थी। जू नैनियन के बुजुर्गों ने तीनों के आश्चर्यचकित चेहरे को देखकर ये सोचकर अपनी छाती फुला ली कि उनके परिवार का महान खजाना वास्तव में बहुत बड़ा था। देखिए, ये विशिष्ट अतिथि अपने खजाने को एक नई रोशनी में देख रहे थे। आज का मुख्य उद्देश्य सगाई की पुष्टि करना था। सगाई की पुष्टि करना केवल एक औपचारिकता थी, जहां दोनों परिवार दुल्हन की कीमत और शादी की तारीख पर चर्चा करेंगे। जिनयू परिवार ने सुअर का एक बड़ा हिस्सा लाया, जो अपने आप में गांव में बेजोड़ उपहार था। इससे जू नैनियन के परिवार को असाधारण सम्मान की अनुभूति हुई। जैसा कि ओल्ड लेडी जू कहा करती थी, चलते समय उनके कपड़ों का स्पर्श इतना भयंकर होता था कि कोई व्यक्ति गिर भी सकता था। जिनयू और जू नैनियन के जोरदार आग्रह के कारण शादी 1 साल बाद तय की गई। नानचेन काउंटी में एक प्रथा है जिसके तहत सगाई करने वाले जोड़े को जीवन भर के लिए प्रतिबद्ध होने की प्रतिज्ञा के रूप में उपहारों का आदान प्रदान करना होता है। दोनों पक्षों के अभिभावकों को भी टोकन का आदान प्रदान करना होगा और इन्हें सदन में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। वू लैन ने शू नैनियन को जो टोकन दिया था वह एक जेड कंगन था और शू नैनियन, जो उसके बारे में जानती थी, ने देखा कि यह झेंग्यांग हरा जेड था। जेड को उसके हरे रंग के लिए मूल्यवान माना जाता है तथा हरे रंगों में झेंग्यांग हरा रंग सबसे अधिक मूल्यवान है। इसके अलावा इतना बड़ा कंगन, इतना हरा, स्पष्ट रूप से एक भाग्य के लायक, क्या वू लैन वास्तव में उसे दे सकता है? और इतने खुलेआम। जू नैनियन को थोड़ा चक्कर आया। क्या जिनयू और उसके पिता सैनिक नहीं थे? उच्च पद और पर्याप्त भत्ते के बावजूद वे ऐसी चीजें वहन नहीं कर सकते थे। क्या वे ऐसा कर सकते थे? क्या यह अवैध रिश्वत हो सकती है? जिनयू ने अपनी जीभ के एक क्लिक से जू नैनियन की नज़र पकड़ ली। यह मूर्ख लड़की, क्या नज़र है? उनका जिन परिवार पीढ़ियों से ईमानदार रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद।
कॉमरेड वू लैन ने इसमें इसलिए रुचि दिखाई क्योंकि राजधानी में उनके पिता बहुत धनी थे। यान कुइहुआ और अन्य लोगों को इसका मूल्य तो नहीं पता था, लेकिन वे जानते थे कि प्रस्तुत वस्तु सस्ती नहीं थी। केवल बूढ़ी महिला जू की पलकें झपक रही थीं। जब उसकी शादी हुई तो उसके पति ने उसे एक ऐसा ही कंगन दिया था जिसकी कीमत कथित तौर पर बहुत अधिक थी। जू नेनियन को स्वीकार करने में हिचकिचाहट देखकर वुलैन ने सौहार्दपूर्वक कहा, नेनियन, इसे ले लो, यह मुझे जिनयू की दादी ने मेरी शादी के समय दिया था। एक बार तुम और जिनयू शादी कर लो तो हम एक परिवार हो जाएंगे। इतनी मूल्यवान वस्तु, जू नेनियन को यकीन था कि वह इसे स्वीकार नहीं करेगी और मना करने ही वाली थी कि उसने जिनयू को उसे देखते हुए देखा। जू नेनियन को उसके अर्थ पर विचार करने का समय भी नहीं मिला था कि वुलैन ने पहले ही कंगन उसके हाथ में थमा दिया। कोई विकल्प न होने के कारण जू नेनियन केवल उस समय के लिए इसे स्वीकार कर सकती थी, क्योंकि उसकी और जिनयू की सगाई नकली थी, वह बाद में इसे वापस कर सकती थी। यान कुइहुआ का इरादा जिनयू को उस कपड़े से बना एक साधारण कपड़ा देने का था जिसे जू नेनियन ने दूसरे दिन खरीदा था। लेकिन इससे पहले कि वह इसे प्रस्तुत कर पाती, उसने बूढ़ी महिला जू को भारी स्वर में अपना गला साफ करते सुना। यान कुइहुआ अपनी सास को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, उसकी खांसी का मतलब था कि वह कुछ कहना चाहती थी। इसलिए वह उपहार देने की जल्दी में नहीं थी, वह ये जानने को उत्सुक थी कि बूढ़ी महिला जू क्या कहना चाहती है। बूढ़ी महिला जू ने अपनी पलकें उठाईं, जिनयू की ओर देखा, फिर जानबूझकर धीरे से अपने पास से एक रुमाल निकाला। रुमाल बहुत साफ था, उसे बहुत सावधानी से परत दर परत खोला गया था। जैसे ही उसने उस वस्तु को खोला, सभी की निगाहें उसके हाथ में मौजूद वस्तु पर टिक गईं। यहाँ तक कि जू नेनियन भी हैरान रह गया। उसकी दादी के रुमाल में एक जैद अंगूठी लिपटी हुई थी, और यह स्पष्टतः बहुत ही बेहतरीन मटन वसा वाले जैद से बनाया गया था। आंखों में चमक बूढ़ी औरत की हरकत ने वास्तव में जिनयू के परिवार को चौंका दिया। यहाँ तक कि डू चुनमिंग की आंखें भी खुली हुई थीं। यद्यपि डू चुनमिंग को सामान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, फिर भी उसकी नज़र अच्छी थी और इतने अच्छे जैद के साथ उसने सोचा, इसकी कीमत कितनी होगी। पूरा जू परिवार, युवा और वृद्ध, आश्चर्यचकित था कि क्या बूढ़ी महिला फिर से लोगों को धोखा देने लगी है। ससुराल वालों, ये वुलैन हिचकिचाया, ये सोचकर कि शायद यह उपहार बहुत मूल्यवान होगा, विशेषकर अपने परिवार के लिए। यद्यपि वुलैन दूसरों को नीची दृष्टि से नहीं देखती थी, फिर भी वह ये स्वीकार करने से खुद को नहीं रोक सकी कि जू परिवार सचमुच बहुत गरीब लगता था। यह उतना मूल्यवान नहीं है जितना आपने दिया है, बूढ़ी महिला ने कहा। उसकी आवाज़ न तो हल्की थी और न ही भारी, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने जू नेनियन का हाथ खींचा और वुलैन से कहा, हमारा नेनियन हमारे परिवार का खजाना है। चूंकि आपका परिवार हमारे नेनियन को महत्व देता है, इसलिए हम इस युवक जिनयू को कम नहीं आंक सकते। बूढ़ी महिला शब्दों के साथ बहुत अच्छी थी। उसने सीधे तौर पर दूसरे पक्ष से भविष्य में जू नेनियन के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए नहीं कहा। इसने बस एक दृष्टिकोण को व्यक्त किया कि यद्यपि उनका परिवार गरीब था, फिर भी उनके पास देने के लिए कुछ था, और यह भी संकेत दिया कि चाहे दूसरा पक्ष अमीर हो या नहीं, उनके नेनियन को धमकाया नहीं जाना चाहिए। उस एक बयान के साथ वुलैन ने अपने बाकी शब्द निगल लिए। दूसरी ओर जिनयू और जिन नांदोंग के मन में ऐसे जटिल विचार नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि चूंकि यह सगाई के टोकन का आदान प्रदान था, इसलिए दूसरे पक्ष द्वारा दी गई कोई भी बात स्वीकार्य थी। वे किसी सस्ती वस्तु का तिरस्कार नहीं करेंगे, न ही किसी मूल्यवान उपहार में कोई बुराई निकालेंगे। इसलिए जिनयू ने इसे स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लिया। जब युवा जोड़े के लिए टोकन का आदान प्रदान करने का समय आया, तो जू नेनियन ने लियुएसू का एक टुकड़ा दिया, लेकिन उसने अपने शब्दों के साथ इसका अच्छा प्रदर्शन किया। हमारा परिवार गरीब है और हमारे पास देने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, इसलिए ये लियुएसू मेरे द्वारा हाथ से बनाया गया है। यह मेरे कौशल का प्रतीक है। एक बार जब मैं आपके परिवार में शादी कर लूंगी, तो मेरे सारे कौशल, चाहे पैसा कमाने के हों या कुछ और, आपके परिवार की सेवा करेंगे। निहितार्थ ये था, वैसे भी हमारा परिवार दरिद्र है, हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, और सेवा की बात शादी के बाद होगी, और वह वास्तव में उससे शादी नहीं करेगी। हालांकि वुलैन और जिन नांदोंग को जो संदेश मिला वह ये था, अब से मैं आपके परिवार का हिस्सा रहूंगा। वुलैन मुस्कुराना बंद नहीं कर सकी और उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ। इस बीच जिन नांदोंग ने संतुष्टि में सिर हिलाया। उनका बेटा एक समझदार व्यक्ति था, अगर वह कोई चुनाव करता तो वह गलत नहीं होता। उपहार का मूल्य महत्वपूर्ण नहीं था, महत्वपूर्ण था उपहार देने वाले व्यक्ति की ईमानदारी। केवल जिनयू ही जू नेनियन के असली अर्थ को समझ पाया, और उसने मन ही मन उपहास किया, अपनी जेब से एक गोली निकाली और मेज पर रख दी। ये वह गोली है जो पहली बार घायल होने पर मुझसे निकाली गई थी। जिनयू ने अपने दिल की ओर इशारा किया, यहाँ से निकाली गई। सगाई एक ऐसी चीज थी जिसमें माता पिता के उपहार महत्वपूर्ण थे, लेकिन युवा जोड़े ने जो कुछ दिया, उसे इतना औपचारिक बनाने की आवश्यकता नहीं थी।
इसलिए जू नेनियन का परिवार जिनयू द्वारा उनके खजाने को मात्र एक गोली के साथ प्रस्तुत करने से परेशान नहीं था, बल्कि वे जिनयू के तर्क के कारण उससे अधिक संतुष्ट थे। ऐसा लग रहा था कि वह युवक सचमुच उनके न्यान से मोहित हो गया था। वू लैन और जिन नांदोंग को जिनयू की पहली चोट के बारे में पता था, इसलिए उन्हें कोई संदेह नहीं था। केवल जू नेनियन ने जिनयू को संदेह से देखा। ये कचरा क्या कर रहा था? क्या आप गहरे प्रेम का कार्ड खेल रहे हैं? क्या ये बहुत घटिया नहीं था? आखिरकार वे केवल सगाई होने का नाटक कर रहे थे, इससे अधिक कुछ नहीं। जू नेनियन की निगाहों को देखते हुए जिनयू के पतले होंठ ऊपर की ओर मुड़कर एक शरारती मुस्कान में बदल गए। जू नेनियन उसकी सुंदर मुस्कान से लगभग चकाचौंध हो गई। इसके बाद सगाई के उपहारों के बारे में चर्चा हुई। जब इस मामले पर चर्चा करने का समय आया तो जू नेनियन और जिनयू दोनों को बाहर निकाल दिया गया। यांग क्विहुआ ने जू नेनियन से जिनयू को एक अच्छे दौरे पर ले जाने के लिए भी कहा। दोनों साथ साथ चल रहे थे। जिनयू का कद काफी लंबा था और जू नेनियन 1 मीटर 70 की ऊंचाई पर पतला और सुंदर था। दोनों के असाधारण अच्छे लुक के कारण जब वे साथ साथ चल रहे थे तो उनकी जोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। संदेह के बीच गांव में टहलने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, इसलिए जू नेनियन ने जिनयू को तेलबीज रैपसीड के खेतों में घूमने के लिए ले लिया। ये वह मौसम था जब रैपसीड के फूल पूरी तरह खिले हुए थे और पहाड़ियां और खेत उनकी शानदार छटा से सराबोर थे। जू नेनियन को ऐसे सुंदर दृश्य बहुत पसंद थे। खिले हुए फूलों से भरी चोटियों पर चलते हुए वह पीछे की ओर चलने से खुद को नहीं रोक सकी और जिनयू के अस्तित्व को भूल गई। जैसे जैसे सुबह से दोपहर होने लगी, सूरज चमकने लगा, लेकिन धीरे धीरे झुलसाने वाला नहीं। चावल के खेतों के बीच फूलों की खुशबू में सांस लेते हुए जू नेनियन मंत्रमुग्ध हो गई। उसने अपनी बाहें फैला दी और सूरज की ओर देखते हुए पीछे की ओर चलना जारी रखा। सुनहरी धूप उस पर पड़ रही थी, जिससे उसकी सुंदरता में पुष्पों जैसी चमक आ रही थी, जबकि धूप में उसकी बर्फसी सफ़ेद त्वचा बेहतरीन मटन वसायुक्त सफ़ेद जैद जैसी लग रही थी। हवा आए और उसकी चमकीली गुलाबी रंग की स्कर्ट जिनयू की दिशा में उड़ गई। जिनयू अपने मुंह में लोमड़ी की पूंछ वाली घास लेकर जू नेनियन के पदचिन्हों पर चलते हुए चला। उसकी संकीर्ण फीनिक्स जैसी आंखें थोड़ी सी सिकुड़ गईं। शायद वह अपने सामने खड़े व्यक्ति का मूल्यांकन कर रहा था, या इसलिए कि सूर्य की रोशनी बहुत तेज थी। वह महिला एक पेंटिंग की तरह सुंदर थी। उनमें भूदृश्य चित्रकला की शांति, तैलचित्र की जीवंतता तथा रेखाचित्र की शुद्धता और सरलता थी। बेशक ये तो केवल सती बात थी। जिनयू का मानना था कि जू जियाओ यह महिला काफी षड्यंत्रकारी होगी। यद्यपि यह मैचमेकिंग मुठभेड़ पूरी तरह से एक दुर्घटना थी, लेकिन जिनयू को लगा कि वह इसे हल्के में नहीं ले सकता। इस महिला का आकर्षण पुरुषों के लिए बहुत शक्तिशाली था, यहाँ तक कि वह भी अपने प्रबल आत्मसंयम के बावजूद अक्सर उसके द्वारा इतना मोहित हो जाता था कि अपना होश खो बैठता था। अन्य पुरुष तो निस्संदेह उससे भी कम प्रतिरोधी थे। ऐसा लगा जैसे जू नेनियन को अभी अभी जिनयू का अस्तित्व याद आया हो और उसने धीरे से अपनी पलकें खोलीं। अरे जिनयू, मैं तुम्हें वह कंगन वापस कर दूंगा जो तुम्हारी माँ ने मुझे दिया था। क्या तुम बदले में मेरी दादी का फिंगर गार्ड वापस कर सकते हो? शायद सूर्य की रोशनी के कारण जू नेनियन की आवाज़ विशेष रूप से आरामदायक लग रही थी। उसकी तीखी आवाज़ ने जिनयू को एक पल के लिए अपना ध्यान खोने पर मजबूर कर दिया। वह स्तब्ध होकर जू नेनियन को देखता रहा और उसकी स्तब्धता के बाद उसकी भावनाएं अचानक कुछ उत्तेजित हो गईं। दोबारा कहना, हो। जू नेनियन ने असमंजस में जिनयू को देखा। अरे, आप इस सौदे पर कोई योजना नहीं बना रहे हैं, है ना? उसकी आवाज़ में सुस्त, मोहक, दूधिया गुणवत्ता पुनः आ गई। जिनयू को आश्चर्य हुआ कि क्या उसने अभी कुछ गलत सुना था। एक पल के लिए उसे सचमुच लगा कि जू जियाओ की आवाज़ उस महिला से बहुत मिलती जुलती है जो उस दिन चिल्लाई थी। क्या यह एक भ्रम था? जिनयू को अपने निर्णय पर संदेह होने लगा। क्या ऐसा हो सकता है कि उस समय लड़की की चीखें उसकी सामान्य बोलने की आवाज़ से अलग थीं? आखिरकार अत्यधिक तनाव की स्थिति में आवाज़ बदल जाना बहुत आम बात है। अत्यधिक तनाव के कारण गला कस जाता है, टॉन्सिल की कंपन आवृत्ति बढ़ जाती है तथा अवचेतन रूप से आवाज़ बढ़ने लगती है। जिनयू को नहीं पता था कि उसकी अटकलें सही थीं या नहीं। इस पूरे समय में वह उस लड़की के बारे में कोई जानकारी नहीं पा सका था। क्या ऐसी संभावना हो सकती है कि ऐसा नहीं था कि वह उसे ढूंढ नहीं पाया, बल्कि यह कि लड़की यह स्वीकार करने को तैयार नहीं थी? यदि वह व्यक्ति जू जियाओ होता। जैसे ही जिनयू ने सोचा, अचानक उसके सामने कुछ चमक उठा। उसने नीचे देखा, सीधे जू नेनियन की बड़ी, गोल खुबानी जैसी आंखों में। जू नेनियन ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, अरे, तुम क्रूर हो, तुम सच में मुझे धोखा नहीं दोगे, है ना? आपके परिवार ने जो कंगन दिया है, वह मेरी दादी से मिले फिंगर गार्ड से कहीं अधिक मूल्यवान है। हमारी सगाई अभी तक नहीं हुई है, इसलिए आप फिंगर गार्ड अपने साथ नहीं ले जा सकते। जानवर, जिनयू ने शब्दों को चबाते हुए गहरे अर्थ के साथ उससे पूछा, लगता है तुम्हें मुझे जानवर कहना बहुत पसंद है।
जू नैनियन ने बिना किसी हिचकिचाहट के घूरते हुए कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम एक क्रूर व्यक्ति हो। क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया है? जिनयू ने तुरंत जोर देकर कहा। उसके शब्दों में रुकने की कोई गुंजाइश नहीं थी और उसका स्वर आक्रामक था। अत्यधिक तनाव में लोगों के लिए झूठ बोलना कठिन होता है, और यदि वे झूठ बोलते भी हैं तो वे अपनी गलतियां आसानी से उजागर कर देते हैं। उत्साही पलटवार और जिनयू खामियों को पहचानने में माहिर था। जैसे ही जू नैनियन ने थोड़ी सी भी अनियमितता दिखाई, जिनयू तुरंत उसे पकड़ सकता था। बेशक, तुमने पहले भी मेरे साथ जानवर जैसा व्यवहार किया है। पिछली बार सरकारी रेस्तरां के सामने वाले सार्वजनिक शौचालय में आपने मुझे घसीटकर अंदर ले जाया था और मेरे साथ घिनौनी हरकत भी की थी। अगर यह क्रूरता नहीं है तो क्या है? जू नैनियन ने बिना एक पल भी संकोच किए सीधे जिनयू के कुकर्मों को उजागर किया। और पिछली बार मेरे घर पर क्या तुमने भी यही काम नहीं किया था? हम्फ। जिनयू को लगातार डांटा गया। वह जू नैनियन पर संदेह करना भूल गया और असहजता से अपना सिर नीचे करके उसकी नाक को छूने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने जो कहा वह सच था। जैसे ही जिनयू ने अपना सिर नीचे किया, जू नैनियन ने तुरंत राहत की सांस ली और खतरे से बच निकलने का इशारा करते हुए लगभग उसके द्वारा उसके साथ बलात्कार किए जाने की बात उजागर कर दी। वह निश्चित रूप से इस बेवकूफ़ के साथ उलझना नहीं चाहती थी। पहले से ही मंगेतर का होना ही उसके लिए काफ़ी सिरदर्द था, इसमें यौन संबंध जोड़ना तो दूर की बात थी। वह किसी इमारत से कूद भी सकती है। सौभाग्यवश उसे एक क्षण के लिए तीव्र विचार आया और अचानक उसे उसके विभिन्न कुकृत्य याद आ गए। क्या जिनयू को उस पर शक था? उसने जिस तरह से यह प्रश्न पूछा, उससे उसे चारों ओर से खतरे का आभास क्यों हुआ? यह आदमी उसे चुप कराने के लिए उसकी हत्या की योजना तो नहीं बना रहा होगा, है ना? विचार करने पर जू नैनियन को लगा कि उनका विश्लेषण बहुत उचित था। जहां तक जिनयू की नौकरी का सवाल है, उसने सुना था कि यह असीमित संभावनाओं वाला पद है, हालांकि वह नहीं जानती थी कि वह वास्तव में क्या करता था। ऐसे समय में, जब नैतिकता का इतना कड़ाई से पालन किया जाता था, यदि किसी महिला के साथ बलात्कार का मामला उजागर हो जाता तो उसकी पदोन्नति की संभावनाएं समाप्त हो जातीं और उसे जेल भी जाना पड़ेगा। वह निश्चित रूप से उसे ढूंढना चाहता था और फिर उसे मारकर चुप कराना चाहता था। नहीं नहीं, उसे अपना मुंह बंद रखना होगा। वह उस पर बलात्कार का आरोप लगा सकती है। जू नैनियन ने अपने माथे पर थप्पड़ मारते हुए सोचा, वह इस बारे में कैसे भूल सकती है? जू नैनियन को कुछ महत्वपूर्ण बात याद आने से पहले उसका उत्साह 2 मिनट भी नहीं चला। नहीं, बलात्कारियों को गोली मारकर मौत की सजा नहीं दी जाएगी, और जिनयू परिवार से जुड़े होने के कारण यदि वह खुलेआम उन पर आरोप लगाने के लिए सामने आती है तो सत्ता में आने से पहले ही उसे नष्ट कर दिया जाएगा। यह एक ऐसा नुकसान होगा जो जोखिम के लायक नहीं है। बदला लेने की योजना दीर्घकालिक रणनीति होनी चाहिए। इसे धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से पहले मजबूत होते हुए आगे बढ़ाया जाना चाहिए। जब उसके पास एक हत्यारे को किराए पर लेने के लिए पैसे होंगे तो वह जिनयू का प्रलय का दिन होगा। ये सोचते हुए जू नैनियन ने एक बार फिर गंभीरता से सिर हिलाया। जिनयू ने उसे अजीब नज़रों से देखा। तुम क्या सोच रही हो? उसकी गहरी आवाज़ अचानक जू नैनियन के कानों में पड़ी और अचानक उसने अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर झुंझलाहट और झिझक से लेकर गुस्से तक का भाव आ गया। अरे जिनयू, क्या तुम एक आदमी की तरह व्यवहार कर सकते हो और मेरे परिवार का फिंगर गार्ड मुझे लौटा सकते हो? जिनयू ने भावशून्य होकर उत्तर दिया, शादी से पहले फिंगर गार्ड और ब्रेसलेट आपकी दादी और मेरी माँ के पास रखे जाएंगे। चिंता मत करो, हमारे परिवार को तुम्हारी छोटी छोटी चीज़ों की कमी महसूस नहीं होगी। ये सुनने के बाद जू नैनियन ने ठंडे स्वर में कहा और मन ही मन सोचा, निश्चित रूप से वह एक भ्रष्ट अधिकारी है, इतना अमीर है। जिनयू जू नैनियन की तिरस्कारपूर्ण नज़र को स्पष्ट रूप से समझ रहा था। उसने समझाने की जहमत नहीं उठाई क्योंकि उसे यह परेशानी भरा लगा। इसके पीछे की कहानी बहुत लंबी थी। बेहतर है कि इसे अनकहा ही रहने दिया जाए। वैसे भी जू जियाओ उसके लिए कोई महत्व नहीं रखती थी, वह जो चाहे सोच सकती थी। चिंता मत करो, शादी की व्यवस्था भंग होने के बाद मैं तुम्हारे परिवार का फिंगर गार्ड तुम्हें लौटा दूंगा। जू नैनियन ने कहा, यह तो ज्यादा सही है। जिनयू द्वारा पहले दी गई गोली के बारे में सोचते हुए जू नैनियन ने उसे अपने कपड़ों की जेब से निकाला और जिनयू को दे दिया। ये रही आपकी घटिया गोली। दोनों पक्षों के माता पिता द्वारा आदान प्रदान किए गए प्रतीक चिन्ह युवा जोड़े के लिए भी थे, लेकिन विवाह से पहले परंपरा के अनुसार उन्हें उनके संबंधित माता पिता द्वारा रखा जाएगा। जहां तक उन दोनों के बीच आदान प्रदान की गई वस्तुओं का सवाल है, वे उन्हें अपने पास रख लेंगे। जिनयू ने नीचे देखा तो एक नाजुक हाथ की हथेली में गोली पड़ी हुई थी। उसकी उंगलियां पतली और लंबी थीं, हल्के गुलाबी रंग की थीं, उसके नाखून करीने से कटे हुए थे। जिनयू की नज़रें थोड़ी झपक गईं और उसने जू नैनियन की ओर देखा। तुम्हें नहीं लगता कि मैं पहले गंभीर था, है ना? लगभग राज उगल दिया। इसका क्या मतलब है? जू नैनियन ने हैरान होकर पूछा, ये सोचकर कि वह पहले भी गंभीर था।
जरा ठहरिए। जू नैनियन ने अचानक गोली जेब में रख ली, भौहें उठाईं और जिन यू की ओर देखा। तो मेरे घर पर तुमने जो भी घटिया प्रेम प्रसंग की बातें की थीं, वे सब झूठी थीं। जिन यू ने अपने हाथ जेबों में डाले, सिर झुकाया और जू नैनियन के करीब झुक गया। उनकी ऊंचाई में अंतर के कारण जिन यू की हरकत से तुरंत यह आभास हुआ कि वह जू नैनियन को चूमने वाला था। क्या ये हो सकता है कि तुम सच कह रहे थे? जिन यू ने अपने होठों पर एक हल्की मुस्कान ला दी, उसके ठंडे और पतले होठों से एक शरारती आकर्षण झलक रहा था। उसने लियू यूएसू को अपने हाथ में हिलाया। क्या मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं रहा था? जैसे ही उसने बात की, जिनयू ने एक टुकड़ा खाया और कहा, एक केक को जीवन भर खाया जा सकता है, लेकिन मुझे निश्चित रूप से एक व्यक्ति के साथ रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जिनयू के मैं बहुत बढ़िया हूँ वाले भाव को देखकर, जो पूरी तरह से शांत और विस्फोटक था, जू नैनियन ने अपनी उंगलियां दबा लीं, क्योंकि उन्हें यह आदमी बहुत परेशान करने वाला लगा। उसने दांत पीसते हुए कहा, किसी बात के लिए धन्यवाद नहीं, मैं अपनी सारी चीज़ों के लिए आपके पूर्वजों को धन्यवाद देती हूँ। जिनयू ने भौहें उठाईं, अपने पूर्वजों की ओर से। मैं आपके उत्तर दूंगा, आपका स्वागत है। तो क्या मैं इस गोली को फेंक सकता हूँ? जू नैनियन ने इसे फेंकने का नाटक करते हुए पूछा। रुको, जिनयू ने अचानक उसे रोकने के लिए कहा। जू नैनियन ने अपना गुस्सा रोकते हुए पीछे मुड़ गई। वह मुस्कुराए और दांत पीसते हुए बोली, क्या आपके पास और भी कोई हास्यास्पद अनुरोध है? जू नैनियन को यह एहसास नहीं था कि उस समय उसकी मुस्कान मंत्रमुग्ध करने वाली और चमकदार थी। आकाश में सूर्य से भी अधिक चमकदार, सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ जिनयू थोड़ा चकित था। उसने मन ही मन सोचा, ये औरत सचमुच जहरीली है। क्या ऐसा दिखने से वह पुनर्जन्म लेने वाली राक्षस हो सकती है? अरे बीस्ट, क्या तुम मुझे घूरना बंद कर सकते हो? यह महसूस करते हुए कि जिनयू फिर से उसे घूर रहा था, जू नैनियन वास्तव में अपना जूता खींचकर उसके चेहरे पर मारना चाहती थी। एक औरत पर क्रश होने के बावजूद दूसरी को घूरना, वह सचमुच कचरा और जानवर है। एक बदमाश। जिनयू को होश आया और उसने समझाया, अगर तुम इसे फेंक दोगे तो जब तुम्हारे माता पिता इसके बारे में पूछेंगे तो तुम क्या कहोगे? उनके शब्दों ने जू नैनियन को सफलतापूर्वक संकोच में डाल दिया। यद्यपि वह जानवर परेशान करने वाला था, लेकिन उसने जो कहा वह पूरी तरह से तर्कहीन नहीं था। दो युवाओं के बीच आदान प्रदान की गई सगाई की निशानियां अपने पास रखी जा सकती थीं, लेकिन उसकी मां के व्यक्तित्व को देखते हुए वह निश्चित रूप से बाद में इसके बारे में पूछताछ करेगी। तब वह क्या कहेगी? इसे भूल जाओ, वह इसे अपने पास ही रख लेगी। जैसे ही वह इस निष्कर्ष पर पहुंची, जू नैनियन ने देखा कि जिनयू ने लियोएसू का आखिरी टुकड़ा अपने मुंह में डाल लिया। ये सगाई का टोकन था जो उसने अभी अभी उसे दिया था। क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारी माँ भी तुमसे पूछेगी? जिनयू ने भौहें उठाईं, मेरी माँ मुझसे इन चीज़ों के बारे में नहीं पूछती। ठीक है, तो वह नहीं पूछेगी। इसके बाद वे पूरे रास्ते झगड़ते रहे। जू नैनियन को अपनी छाती में रुकावट महसूस हो रही थी। उसे हमेशा ऐसा लग रहा था कि वह जानवर के साथ मौखिक झड़प में हार रही है। अनजाने में शू नैनियन यह नहीं देख रही थी कि वह कहाँ जा रही है, बस रास्ते का अनुसरण कर रही थी और पास की एक छोटी पहाड़ी पर पहुंच गई। ये वही पहाड़ी थी जहां जू नैनियन को जिनयू ने बलपूर्वक पराजित किया था। अपना सिर नीचे झुकाए आगे बढ़ते हुए जू नैनियन ने जिनयू की गति धीमी होते हुए नहीं देखा। जिनयू मुख्यतः इसलिए चुप रहा क्योंकि वह उस महिला के और करीब नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसने पाया कि उसके पास हमेशा एक जादुई शक्ति होती थी जिससे उसका ध्यान भटक जाता था, जब तक कि जू नैनियन अनजाने में यहाँ तक नहीं आ गया। जिनयू अचानक रुक गया और जू नैनियन की आकृति को घूरने लगा। उसकी संकीर्ण फीनिक्स आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। क्या वह सचमुच वही हो सकती है, या यह महज एक संयोग था? कुछ दूर चलने के बाद जू नैनियन ने देखा कि वह पीछे नहीं आ रहा है और चिढ़कर बोली, अरे क्या तुम गति बढ़ा सकते हो? जिनयू ने शू नैनियन को विचारमग्न होकर देखा, जिससे उसके मन में खतरे की घंटी बजने लगी। उसके दिमाग में विचार गूंजने लगे। वह धीमी गति से उसके पास आया। उसका लंबा शरीर उसके करीब आ रहा था, जिससे उसे दमन का एहसास हो रहा था। प्रशंसा से शर्माना जू नैनियन खुद को पीछे हटने से नहीं रोक सकी। उसे यह एहसास नहीं हुआ कि उसके पीछे एक बेल थी, जिस पर वह ठोकर खा गई, नियंत्रण खो बैठी और पीछे की ओर गिर गई। जू नैनियन ने तनावग्रस्त होकर अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने सोचा कि वह मुंह के बल गिर जाएगी, तभी अचानक एक मजबूत हाथ ने उसकी कमर को जकड़ लिया। जिनयू ने एक हाथ से जू नैनियन को कमर से पकड़ रखा था, लेकिन उसे तुरंत उठने में मदद नहीं की। इसके बजाय वह नीचे झुक गया और उसके करीब आ गया। क्या तुम मुझसे डरते हो? उसकी खतरनाक निगाहों से मिलते हुए जू नैनियन ने जोर देकर मना कर दिया, बिल्कुल नहीं। क्या तुम यहाँ अक्सर आते हो? जिनयू ने विषय बदल दिया और नज़दीकी होने के कारण वह अपने सामने खड़ी महिला से आती हुई हल्की सुखद खुशबू को साफ तौर पर महसूस कर सका। सुगंध उसके नथुनों के चारों ओर फैलती रही, जिससे बचना असंभव था।
जिनयू का प्रश्न सुनकर जू नेनियन ने जल्दी से चारों ओर नजर घुमाई और यह पहचान लिया कि यह वही स्थान है जहां जिनयू ने उसका फायदा उठाया था। उसका दिल घबरा गया, हालांकि उसका चेहरा एक बूढ़े कुत्ते की तरह शांत था। क्या ये स्पष्ट नहीं है? मेरा घर तो पास ही है, मैं यहाँ बार बार क्यों नहीं आ सकता? जिनयू ने जू नेनियन के हाव भाव को ध्यान से देखा। शांत, बहुत शांत और बहुत स्वाभाविक। यदि वह वास्तव में उस समय वही होती तो वह तुरंत पहचान लेती कि वह वही व्यक्ति है जिसने उसके साथ अन्याय किया है। उसकी चुप्पी का मतलब केवल यही था कि वह नहीं चाहती थी कि उसे पता चले। लेकिन यदि ऐसा होता तो मामले को उठाने और घटनास्थल को देखने के बाद वह संभवतः इतना स्वाभाविक रूप से कार्य नहीं कर पाती। ऐसा लगता है कि यह वास्तव में वह नहीं थी। ये सोचते हुए जिनयू ने आगे जांच करने की इच्छा खो दी और उसे बेरहमी से ऊपर खींच लिया। उन्होंने कहा, चलो वापस चलते हैं, अब तक तो उन्हें समझौता कर लेना चाहिए था। जू नेनियन की सहमति की प्रतीक्षा किए बिना जिनयू मुड़ा और जिस रास्ते से वे आए थे उसी रास्ते से वापस चला गया। जू नेनियन जल्दी से उसके पास पहुंची और जिनयू के मन में उसके प्रति कोई संदेह न होने पर राहत की सांस ली। वह बहुत करीब था। तारांकन। जू नेनियन और जिनयू के घर लौटने के बाद परिवारों ने पहले ही विवाह की व्यवस्था तय कर ली थी। जू नेनियन और जिनयू के अड़ियल अनुरोध के कारण विवाह 1 वर्ष बाद तय किया गया। दोपहर के समय जू नेनियन ने एक बड़ी मेज पर व्यंजन पकाए और चावल भी उबाले। जू नेनियन एक शेफ स्तर की रसोइया थी और नदी के पानी की मदद से वह साधारण व्यंजनों को भी स्वादिष्ट बना देती थी। उसके कौशल के प्रदर्शन ने दोनों परिवारों को पूरी तरह से चौंका दिया और कुछ ही समय में मेज पर रखे व्यंजन खा लिए गए। खाने की मेज पर जू नेनियन को प्रशंसा की भरमार थी। प्रशंसा उसके चारों ओर से आ रही थी और यहाँ तक कि वह, जो मोटी चमड़ी की थी, प्रशंसा सुनकर शर्माने से खुद को नहीं रोक सकी। यहाँ तक कि डू चुनमिंग और डिंग विहुआ भी जू नेनियन को नए सम्मान के साथ देखने से खुद को नहीं रोक सके। डिंग विहुआ, किंगशान गांव के सबसे गरीब परिवार, जू नेनियन की पारिवारिक स्थिति को किसी से भी बेहतर जानता था। क्या ऐसा परिवार इतनी बड़ी संख्या में लोगों को सफ़ेद चावल परोसने का खर्च उठा सकता है? हाल ही में जू नेनियन और जू जिकियांग अपने काम के लिए जल्दी निकल जाते थे और देर से लौटते थे। ये बात गांव में सभी को पता थी और डिंग विहुआ को तो और भी अधिक जानकारी थी। हालांकि गांव के बाकी लोगों की तरह उसने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा कि व्यवसाय चलाना उनके लिए बहुत बड़ी बात है और वे ये भी मानते थे कि इससे वे ज़्यादा कमाई नहीं कर पाएंगे। जू नेनियन द्वारा तैयार किए गए व्यंजनों को चखने के बाद डिंग विहुआ को यकीन हो गया कि जू नेनियन के पाक कौशल से संभवतः अच्छी रकम कमाई गई होगी। और अब चूंकि जू नेनियन का विवाह जिन परिवार जैसे प्रतिष्ठित परिवार में तय हो चुका था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसकी सामाजिक स्थिति में वृद्धि हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब उसे जू परिवार के प्रति अपना उपेक्षापूर्ण रवैया त्यागना होगा। कौन जानता है, हो सकता है भविष्य में उसे उनकी चापलूसी करनी पड़े। न केवल डू चुनमिंग और डिंग विहुआ ने उसके बारे में बहुत अच्छा सोचा, बल्कि वुलैन और जिन नांदोंग भी आश्चर्यचकित थे। आखिरकार उन दिनों सफ़ेद चावल को विलासिता माना जाता था, यहाँ तक कि फैक्ट्री कर्मचारियों को भी हर भोजन में इसे मिलने की गारंटी नहीं थी। कौन अपने मेहमानों को चावल परोसने को तैयार होगा? केवल जिनयू ही इसके प्रति उदासीन था। जू जियाओ, उस महिला ने पिछली बार सूखे समुद्री खाद्य पदार्थों की दुकान पर 150 युआन से अधिक मूल्य का सामान बेचा था। क्या वह चावल खरीदने में असमर्थ होने के बारे में चिंतित हो सकती है? जू नेनियन और जिनयू की झूठी सगाई अंततः जिनयू के 3 लोगों के परिवार और मैचमेकर डू चुनमिंग को विदा करने के बाद समाप्त हो गई। जब मेहमान चले गए तो नेनियन की युवा चाची, उसके दूसरे चाचा और उनकी पत्नी तथा बूढ़ी महिला भी चले गए। नेनियन ने कल रात बहुत सारे लियुएसू बनाए थे और 40 या 50 टुकड़े क्रमशः अपनी युवा चाची और अपने दूसरे चाचा के घर ले गई थी। वृद्ध महिला को लगा कि नेनियन आसानी से पैसा नहीं कमाती, इसलिए वह उस पर जोर देती रही कि उसे कुछ नहीं लेना चाहिए। नेनियन के आग्रह के बाद ही वे अंततः उन्हें घर ले गए। बूढ़ी महिला वास्तव में नेनियन से बहुत प्यार करती थी। जब वह जा रही थी तो उसने नेनियन को कुछ पैसे भी दिए। नेनियन बार बार मना करता रहा, लेकिन बूढ़ी महिला लगातार जिद करती रही। नेनियन के पास कोई विकल्प न होने के कारण उसने अनिच्छा से इसे स्वीकार कर लिया। उसने सोचा कि जब वह कल काउंटी शहर जाएगी तो वह उस बूढ़ी महिला के लिए कुछ स्वादिष्ट व्यंजन खरीदेगी। बूढ़ी महिला ने चुपके से नेनियन को पैसे दे दिए और यह जू सिसी और नेनियन की दूसरी चाची लियू गुइमी की नज़रों से बच नहीं सका। उन दिनों कुछ रुपये बाद के समय में कई 100 रुपये के बराबर होते थे। जब जू सिसी ने यह देखा तो उसकी अभिव्यक्ति कुछ हद तक शांत थी, जबकि लियू गुइमी रहस्यमयी थी। जहां तक दूसरे चाचा शू अहोंग और छोटी चाची शू सान्या का सवाल है, अगर उन्होंने इसे देखा होता तो भी उन्हें यह उचित लगता। परिवार में नेनियन के अलावा और कौन था जो बूढ़े मालिक से इतना मिलता जुलता था? हालांकि नेनियन बदले में कुछ दिए बिना दूसरों के उपकारों का आनंद नहीं ले सकता था।
घर के रास्ते में जू सिसी को कुछ परेशानी महसूस हुई। उसे लगा कि उसकी दादी अत्यधिक पक्षपातपूर्ण थीं। उसने कल ही अपनी दादी से स्टेशनरी खरीदने के लिए 50 सेंट मांगे थे, लेकिन उन्होंने देने से मना कर दिया था। लियू गुइमेई ने अपनी बेटी की उदासी देखी और असहायता की भावना से आह भरी। ऐसे परिवार का हिस्सा होने के नाते वह सोच रही थी कि यह आशीर्वाद है या अभिशाप। रात को बिस्तर पर लेटे हुए लियू गुइमेई ने इस पर विचार किया और निर्णय लिया कि अब समय आ गया है कि वह अपने पति के साथ इस विषय पर उचित चर्चा करें। जब उनका सबसे छोटा बेटा जू दो दो सो गया तो लियू गुइमेई ने जू अहोन को जगाया। एरहोन जागने से चिड़चिड़ा हो गया था, वह काफी अधीर था। क्या हो रहा है? आधी रात हो गई है, कल हमें काम है, मुझे परेशान मत करो। एरहोन आमतौर पर ऐसा नहीं था, लेकिन जब सुबह उसका मूड खराब होता था तो वह बहुत अधीर हो जाता था। सौभाग्य से गुइमी इसकी आदी हो गई थी। उसने हाथ बढ़ाकर उसकी नाक को दबाया और 1 मिनट के भीतर ही एरहोन जाग गया और सांस लेने के लिए हौंफने लगा। वह अचानक उठ बैठा और चारों ओर शून्य दृष्टि से देखने लगा। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? गुइमी भी उठ बैठी। तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या हो रहा है? मुझे आपको कुछ बताना है। ऐसा क्या महत्वपूर्ण है कि वह सुबह तक इंतजार नहीं कर सकता और आपको किसी को आधी रात को जगाना पड़ता है? एरहोन का स्वर अभी भी अधीर था, लेकिन कम से कम उसकी आवाज़ पहले जितनी ऊंची नहीं थी। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि बूढ़ी महिला का कमरा पूर्व के घर में था और वे पश्चिम के घर में थे, इसलिए गुइमी ने उसे देर रात जगाने की हिम्मत की। एरहोन, आज माँ ने नैनियन को कुछ रुपये दिए, तुमने देखा ना? अहोंग ने सोचा कि यह कोई बड़ी बात है, उसे इसकी उम्मीद नहीं थी और उसने असंतुष्ट होकर कहा, तुमने मुझे सिर्फ इसके लिए जगाया। वह हमारी भतीजी है, अगर माँ उसे कुछ पैसे दे दे तो क्या बुरा है? तुम इतने तुच्छ क्यों हो? गुइमेई को पता था कि वह इसी तरह प्रतिक्रिया देगा, वह घुटन महसूस करेगा और हताशा और हार मानने के बीच फंस जाएगा। जू अहोन, मुझे पता है कि माँ पक्षपाती है क्योंकि पिताजी की मृत्यु जल्दी हो गई थी और उन्होंने पिताजी के लिए अपनी सारी लालसा नैनियन पर डाल दी थी, लेकिन क्या हर चीज़ की एक सीमा नहीं होनी चाहिए? वह कैसे सीमा से परे चली गई है? माँ ने हमारे घर से सब कुछ बड़े भाई के घर तो नहीं ले जाया है ना? अहोन ने इस मुद्दे की परवाह न करते हुए कहा। उनकी नज़र में वे सभी वैसे भी परिवार ही थे, इसलिए ऐसे मामलों पर झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसके उदासीन रवैये ने गुइमी को सचमुच क्रोधित कर दिया। गुस्से में उसने अचानक कहा, उसकी हिम्मत नहीं होगी। अहोन की अधीर अभिव्यक्ति बदल गई और उसने गुइमी को गंभीरता से देखा। कौन हिम्मत नहीं करेगा? अगर मेरी माँ ने इसे दे दिया तो आप क्या करेंगे? इसके लिए उनसे लड़ेंगे? एरहोन का ये स्वर पहले से ही गहरे क्रोध का स्पष्ट संकेत था।